नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम मस्त हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से सारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और हम लोग कर रहे हैं क्लास को शुरू। ठीक है, तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे और सभी प्यारे बच्चों को जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। जल्दी से आ जाएंगे और सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आवाज सभी बच्चों तक पहुंच रही है? कोई समस्या मेरे ख्याल से है नहीं, आप लोग बढ़िया हैं। चलिए आइए भाई प्यारे बच्चों, क्लास को कर दिया जाए शुरू। ठीक है, तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है एनिमल टिश्यू। टॉपिक चल रहा है एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू में कल मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था जो था जंतु ऊतक के बारे में। और जंतु ऊतक मैंने आपको कहा था 4 तरीके के होते हैं जो जंतु ऊतक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एपिथीलियल यानी उपकला, कनेक्टिव यानी संयोजी, मस्कुलर यानी पेशी और नर्वस यानी तंत्रिका ऊतक। तो आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करने वाले हैं एपिथीलियल टिश्यू के बारे में, यानी कि हम बात करने वाले हैं उपकला ऊतक के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे उपकला ऊतक, हेडिंग डालेंगे उपकला ऊतक, यानी कि इनको बोलते हैं इंग्लिश में एपिथीलियल टिश्यू। तो एपिथीलियल टिश्यू के बारे में हम लोग करने वाले हैं बात। एपिथीलियल टिश्यू। अच्छा, एपिथीलियल टिश्यू को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो सबसे पहले जंतु ऊतकों में जो आज बात करेंगे वो होगा एपिथीलियल टिश्यू, यानी कि उपकला ऊतक। इन्हीं को हम लोग आपके बॉडी के कवरिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को कहते हैं कवरिंग टिश्यू। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है कवरिंग टिश्यू, यानी कि इन्हीं को हम लोग कहते हैं ढकने वाले ऊतक। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ढकने वाले ऊतक। ठीक है, ढकने वाले टिश्यू या ढकने वाले ऊतक, ये हमारे शरीर को ढकते हैं प्यारे बच्चे। तो इसी को, इन्हीं को, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, उपकला ऊतक है, इन्हीं को हम कहते हैं कवरिंग टिश्यू। ठीक है, आगे आ जाए, इनके बारे में क्या बात करेंगे कि प्यारे बच्चों ये जो टिश्यू होते हैं ना, ये शरीर पर आवरण बनाते हैं, यानी पूरे शरीर को क्या करते हैं? ढकने का काम करते हैं। तो इसीलिए इनको सुरक्षात्मक ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सुरक्षात्मक ऊतक है। क्या है प्यारे बच्चे? सुरक्षात्मक ऊतक है। ये हमारे शरीर के कैसे टिश्यू हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं। तो ये है प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये शरीर की सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। ये जो उपकला ऊतक होते हैं ना, इनके बारे में और जो मेन पॉइंट आप लोगों को पढ़कर चलना है वो ये कि ये उपकला ऊतक जो होंगे, इनकी पुनः जनन क्षमता सबसे ज्यादा, या ऐसे मान सकते हो कि इनकी रिग्रोइंग पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो लिख सकते हो पुनः जनन क्षमता। क्या बताओगे? पुनः जनन क्षमता। पुनः जनन क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, पुनः जनन क्षमता सर्वाधिक। अच्छा, यहाँ से एक दिमाग में आपके एक बात आ रही होगी कि हमने कहीं पढ़ा था कि जो लीवर होता है, लीवर यानी हमारा यकृत, यकृत की पुनः जनन क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है। तो यकृत की जो कोशिका है प्यारे बच्चे, उनकी पुनः जनन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन है जिसकी पुनः जनन क्षमता सबसे ज्यादा है? आप कहेंगे लीवर, यकृत, क्योंकि यकृत जैसी कोशिकाओं से बना है ना, वो कोशिकाएं बहुत जल्दी रिपेयर कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इन चारों टिश्यू की बात करते हैं, उपकला ऊतक की, संयोजी ऊतक की, मस्कुलर यानी पेशी ऊतक की और कनेक्टिव तंत्रिका ऊतक की, अगर हम बात करते हैं, इन चारों ऊतक में सबसे ज्यादा जो पुनः जनन क्षमता है वो किसकी है? उपकला ऊतकों की। तो पेपर में क्वेश्चन आए कि कौन से ऊतक अधिक पुनः जनन क्षमता रखते हैं, और ऑप्शन में दे रखा हो उपकला, पेशी, संयोजी और तंत्रिका, तो आंसर करके आना उपकला ऊतक। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछे कि किस अंग की पुनः जनन क्षमता सबसे ज्यादा है, तो आंसर करना है लीवर। तो अंग की बात आती है लीवर और ऊतक की बात आती है तो उपकला ऊतक। ठीक है, तो लिख सकते हो मोर रीजनरेशन पावर।
मोर रीजनरेशन पावर। मतलब कि एक बार ये टिश्यू अगर डैमेज हो गए ना तो दोबारा से बहुत जल्दी रिपेयर हो जाते हैं, दोबारा से बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, रिपेयर। अब मैं नोट कर कर यहाँ एक चीज लिख देती हूँ नीचे जिससे आपको याद रहे कि भाई अंग की पूछे हमारे शरीर में कौन सा अंग है, कौन सा ऑर्गन है जिसकी पुनः जनन क्षमता सबसे ज्यादा है, कौन सा ऑर्गन है जिसकी पुनः जनन क्षमता सबसे ज्यादा है। तो आप आंसर करके आना फिर लीवर, ठीक है, फिर आप आंसर करके आओगे यकृत। तो यकृत ऐसा ऑर्गन है जिसकी पुनः जनन क्षमता सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर टिश्यू की बात करें तो उपकला ऊतक जो है ये बहुत जल्दी से रिपेयर करते हैं, अतः इनकी पुनः जनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आ जाए आगे बात करते हैं। ये ऐसे टिश्यू हैं प्यारे बच्चे जो दूसरे ऊतक के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, दूसरे ऊतकों पर उग सकते हैं या दूसरे ऊतकों पर उगने की क्षमता, दूसरे ऊतकों पर उगने की क्षमता रखते हैं ये। ठीक है, उगने की क्षमता यानी ये ऐसे ऊतक हैं जो दूसरे ऊतकों के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे या पेपर में आएगा कि कौन से ऊतक हैं जो दूसरे ऊतकों पर ग्रो करने की क्षमता रखते हैं, तो आप बताएंगे एपिथेलियल यानी कि उपकला टिश्यू। तो लिख सकते हो कैन ग्रो, कैन ग्रो, कैन ग्रो ऑन अदर टिश्यू। ठीक है, ऑन अदर टिश्यू, तो कैन ग्रो ऑन अनदर टिश्यू यानी कि दूसरे टिश्यू पर उग सकते हैं। ये कैसे मैडम जी, आइए समझाती हूँ आप लोगों को कि कैसे उग सकते हैं। पहले बताएं ये सारी बातें आपको समझ में आई, स्पीड बढ़ाएं, अच्छा जी बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे बात करते हैं कि मैम कैसे ये दूसरे ऊतकों पर ग्रो कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक प्रकार के टिश्यू है आपके शरीर में, ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर ऐसे करके एपिथेलियल टिश्यू भी आपके ग्रो कर जाते हैं। तो जैसे आपकी ये स्किन आपको दिख रहा है ना, स्किन, स्किन के नीचे मस्क्यूलर टिश्यू है, पेशी ऊतक है। तो ये तो आपकी स्किन हो गई एपिथेलियल का एग्जाम्पल, इसी के नीचे क्या है, मस्क्यूलर पेशी ऊतक। तो ये जो पीले वाले हैं मान लो ये तुम्हारे पेशी ऊतक है, ये तुम्हारे मस्क्यूलर टिश्यू हैं, और इसी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं आप लोगों के एपिथेलियल टिश्यू, इसी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो आपको ये पूछ सकता है कि कौन से ऊतक हैं जो कि दूसरे ऊतक के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, तो आप बताएंगे एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये ऐसे ऊतक हैं जो दूसरे ऊतक के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं एपिथेलियल के बारे में ही। प्यारे बच्चे जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, अगर इनके पार्ट्स की बात करते हैं हम लोग, तो ये कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं, तो आइए इनके पार्ट्स की बात कर ली जाए, इनके भाग की बात कर ली जाए। तो मैंने कल आपको बताया था कि मेनली ये कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं, 4 पार्ट्स में। कौन कौन से, कल चार्ट में भी लिखवाया था। सबसे पहले लिखेंगे शल्की एपिथेलियल, शल्की उपकला ऊतक, शल्की उपकला यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग, शल्की जो होते हैं एक तरीके से इनको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वैमस। क्या बोलते हैं भाई, स्क्वैमस। कल मैंने आप लोगों को बताई थी ये बात। अब पेपर में पूछेगा कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है ये हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, तो जस्ट इनका एग्जाम्पल पढ़ना है। तो प्यारे बच्चे आपकी जो त्वचा होती है, स्किन, ये वहां पर पाए जाते हैं। तो हमारी त्वचा पर, ये जो हमारी त्वचा है ये कौन से ऊतक से बनी है, एपिथेलियल ऊतक से। एपिथेलियल ऊतक तो 4 होते हैं, कौन से एपिथेलियल ऊतक से बनी है, तो बताना शल्की एपिथेलियल यानी स्क्वैमस एपिथेलियल हमारी त्वचा को बनाने का काम करते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं ये, तो आप लोग बता सकते हो, आपकी जो ग्रसनी है प्यारे बच्चे, आपकी जो ग्रसनी है यानी कि ओइसोफेगस जो है आप लोगों की, जिसको आप लोग ओइसोफेगस भोजन नली के नाम से भी जानते हो, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। ये आपकी आहार नाल में भी पाए जाते हैं, आहार नाल, ठीक है, यानी कि आप लोगों की जो एलिमेंट्री कैनाल थी वहां पर भी ये पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो ये हो जाते हैं आप लोगों के कहाँ, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, शल्की एपिथेलियल के। तो ये पेपर में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आपकी जो जीभ होती है, अपनी जीभ निकाल कर देखना, जीभ, जीभ पर भी यही पाए जाते हैं। ठीक है, आपकी जो टंग है वहां पर भी यही पाए जाते हैं। आ जाओ सेकंड की बात करते हैं भाई, दूसरे नंबर पर आते हैं। आप लोग बताओगे स्तंभकार, ठीक है, स्तंभाकार, स्तंभाकार एपिथेलियल, स्तंभाकार उपकला ऊतक,
स्तंभाकार, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉलुमर किस करके इसको बोलते हैं, कॉल्यूमिनर। भाई स्तंभ होते हैं जैसे खंबे, दरवाजे, तो मतलब बड़े बड़े खंबे जो लगे हुए होते हैं, बिजली के खंबे देखे, खंबे नुमा, तो इनको खंबाकार भी कई बार हम बोल देते हैं। लेकिन अभी आप लिखोगे कॉल्यूमिनर, इनको कहा जाता है कॉल्यूमिनर एपिथीलियल, कॉल्यूमिनर एपिथीलियल, एपिथीलियल शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाओगे। तो भाई ये पूछ ले आप लोगों को कि स्तंभाकार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो चलिए भाई बात करते हैं स्तंभाकार कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये अगर आपको पूछेगा कि स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू की शेप कैसी होती है, तो ये बेसिकली ऐसे ऐसे से होते हैं, ऐसे ऐसे से, जैसे बहुत सारे स्तंभ लगे हुए हों, बहुत सारे खंबे जुड़े हुए हों बेटा, तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, इनकी जो संरचना होती है। अच्छा मैम शल्की कैसे होते हैं, तो शल्की ऐसे ऐसे करके होते हैं, शल्की ऐसे ऐसे करके होते हैं, जैसे कि सांप की कैचुली पर नहीं बने हुए होते शल्क छोटे छोटे, वैसे ये है स्तंभाकार। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग बताकर चलोगे कि स्तंभाकार पाए जाते हैं हम लोगों के शरीर के अंदर। ये बेसिकली आपकी जो आंत्र होती है वहां पाए जाते हैं, आंत्र, इंटेस्टाइन, ये होते हैं प्यारे बच्चे इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन। अब जो आपकी इंटेस्टाइन है, आपकी जो आंत्र होती हैं, इनका मेन काम क्या होता है, अवशोषण का, बताया था ना, जो भी आप अच्छी अच्छी चीजें खाते हो वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं आपकी आंतों में। तो इनका एक काम और पूछा जाता है कि कौन से ऊतक हैं जो अवशोषण का काम करते हैं, तो आप बताओगे यही हैं स्तंभाकार, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, ये करते हैं प्यारे बच्चे अवशोषण का कार्य। समझ में आ गई बात। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बात करेंगे नेक्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई, बताएं जल्दी से, इतनी बात समझ में आ गई। भैया इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाऊंगी ना कुछ समझ में नहीं आएगा, एक्सप्रेस थोड़ी ना बनानी है ना। तो भाई सल की उपकला हो गए, आपने पढ़ लिया, इनके एग्जाम्पल ये रहे। उसके बाद आपने पढ़ा स्तंभाकार, ऐसी सी शेप होती है इनकी, और ये आपकी आंत में होते हैं, इनका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का। आ जाएं आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे, आगे बात करेंगे। तो आगे क्या है भाई, तो तीसरे नंबर पर पाए जाते हैं आप लोगों के, आप लोग बताकर चलेंगे कि घनाकार, ठीक है, तीसरे नंबर पर है घनाकार, घनाकार, ठीक, जिनको बोलते हैं क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथीलियल, क्यूबॉइडल एपिथीलियल, घनाकार उपकला ऊतक। अब घनाकार हैं तो मतलब कि कैसी शेप के होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, ऐसी ऐसी सी शेप होती है इनकी, ऐसी ऐसी सी शेप होती है, जैसे कोई क्यूब बना देते हो आप लोग, क्यूबॉइडल, ऐसे ऐसी सी शेप होती है इनकी, ठीक है। तो ये होते हैं भाई क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, जो आपके शरीर में पाए जाएंगे, जिसको आप घनाकार बोलते हो। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बेसिकली आप लोगों की लार ग्रंथियों में होते हैं। कहाँ होते हैं, लार ग्रंथियां, यानी सेलेवरी ग्लैंड, आपकी जो लार ग्रंथियां हैं उनमें पाए जाते हैं ये, सेलेवरी ग्लैंड आप लोगों की हो गई प्यारे बच्चे, ठीक है, उनमें मिलते हैं आप लोगों को ये। मतलब बेसिकली आपके शरीर में बहुत सारी ग्लैंड है, आप जानते हो, जैसे कि भाई लार ग्रंथि हो गई, और अगर आपको बताऊं मैं तो पसीना ग्रंथि हो गई भाई आपके शरीर में, पसीना ग्रंथि, आपको पता है स्वेट ग्लैंड होती है, पसीना आता है जहां से, उसके अंदर भी यही पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। लड़कों के अंदर जो बेसिकली टेस्टिस होते हैं, वृषण, उनके अंदर भी यही पाए जाते हैं। तो ये सारे आप लोगों के क्या हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं, सॉरी वृषण नहीं लिखना यहाँ पे, व्रकाणु लिखना, व्रकाणु, व्रकाणु यानी किडनी जो है आप लोगों की, किडनी, क्योंकि किडनी भी एक तरीके से क्या है, किडनियों को ऊपर भी एक ग्रंथि होती है, मान लो ये तुम्हारी किडनी है, दो किडनी होती है ऐसे करके, ये एक किडनी है, ये दूसरी किडनी है, तो किडनी के ऊपर आपकी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, ट्राइएंगुलर, ये तो ये भी ग्रंथि है, तो किडनी भी एक तरीके से ग्रंथि का काम कर रही है। तो बताओगे कि व्रकाणु जो होते हैं यानी किडनी जो होती है, इनके ऊपर भी यही पाए जाते हैं घनाकार। तो आए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चे फोर्थ नंबर पर क्या है, पक्षांभी, पक्ष आंभी आप लोग बताएंगे, जिनको आप लोग सीलिएटेड के नाम से भी जानते हो, सीलिएटेड, ठीक है, सीलिएटेड यानी कि पक्षांभी, यानी ये सीलिया के आकार के होते हैं, यानी कुछ इस तरीके के टिश्यू हैं ये जो आपको देखने को मिलते हैं,
ऐसी ऐसी सी इनकी शेप होती है, ऐसे ऐसे सीलिएटेड से होते हैं बेटा, जैसे कोई धागे नुमा संरचना हो, ऐसी सी इनकी संरचना होती है। ये पाए जाते हैं आप लोगों को कहाँ? महिलाओं के अंडाशय के अंदर। जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो ओवरी है वहां देखने को मिलते हैं, और पुरुषों के अंदर जो वृषण है उनमें देखने को मिलते हैं। पुरुषों के अंदर जो टेस्टिस हैं उनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, टेस्टिस। तो ये आपको याद करके चलने हैं एग्जाम्पल। तो ये चार भाग जो थे एपिथीलियल के थे, और ये चारों के चारों आपको इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चार तरीके के एपिथेलियल टिश्यू थे, इनके आपको एग्जाम्पल याद करने हैं और इनकी बेसिकली शेप याद करनी है। चलो तो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं किसकी। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो चार तरीके के थे। पहला टाइप हमने कंप्लीट कर लिया, आ जाओ दूसरे टाइप की बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करके चलेंगे बेसिकली किसकी, तो अब बात करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चे संयोजी ऊतक। बात करेंगे संयोजी ऊतक की। संयोजी ऊतक जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो भाई इनके बारे में क्या पढ़ना है हमें? आपको सीधा सीधा पता है, कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो इनके बारे में क्या लिखोगे? शरीर अंगों को, शरीर अंगों को जोड़ने का कार्य, अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो शरीर अंगों को जोड़ने का कार्य है भाई इनका। कनेक्टिव टिश्यू इनका तभी है नाम, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं? शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो कनेक्ट बॉडी पार्ट। ये क्या करते हैं? कनेक्ट बॉडी पार्ट, हमारी बॉडी पार्ट को कनेक्ट करते हैं, शरीर के अंगों को जोड़ते हैं भाई, तभी तो इनका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। और ये आपके शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यू है। ठीक है, सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक पाए जाने वाले टिश्यू, ठीक, सर्वाधिक पाए जाने वाले ऊतक। तो आपके शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं यही। ठीक है, तो अबंडेंट होते हैं या मोस्ट मोस्ट फाउंडिंग टिश्यू है बेटा, मोस्ट फाउंडिंग टिश्यू। आपके शरीर में सबसे ज्यादा टिश्यू यही वाले भरे पड़े हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला पॉइंट क्या कि भाई शरीर के अंगों को जोड़ते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो अभी जब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपकी हड्डी, आपको पता है ना कि आपके पूरे शरीर को जोड़ने, अंगों को जोड़ने का काम हड्डियों ने कर रखा है। या आपका हाथ आपके कंधों से हड्डी के द्वारा जुड़ा हुआ है, उंगलियां आपके हाथ से हड्डियों के द्वारा जुड़ी हुई हैं, कोहनी से हमारा ये वाला हाथ हड्डी से जुड़ा हुआ है ना। आपका पूरा शरीर जो है वो जोड़ रही है आपकी हड्डी और आपकी मांसपेशी। तो हड्डियां किसका भाग हो जाती हैं? इसी का, ठीक है, कनेक्टिव का। और प्यारे बच्चे रुधिर, आपके पूरे शरीर में खून है, तो खून भी तो आपकी बॉडी के अंदर कनेक्टिविटी बनाए हुए है। खून आपके बॉडी पार्ट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर कर आता है, तो सारे अंगों से जुड़ा हुआ है जो खून है आप लोगों का। तो ब्लड भी इसी के अंदर आता है। तो शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करेंगे, और सर्वाधिक पाए जाने वाले टिश्यू हैं प्यारे बच्चे। और तीसरा, ये ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस व तरल, ठोस व तरल दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दोनों अवस्था, दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे टिश्यू भी हैं जो दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। बेटा ये ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन से ऊतक ऐसे हैं जो ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में होते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। प्यारे बच्चे तो लिख लीजिएगा, फाउंड इन बोथ स्टेजेस, फाउंड इन बोथ फॉर्म्ड सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये सॉलिड एंड लिक्विड दोनों स्टेजेस में मिलते हैं। क्यों मैडम जी, कैसे कैसे? तो आपने अभी अभी पढ़ा हड्डियां, हड्डियां तो प्यारे बच्चे सॉलिड है, लेकिन खून की अगर बात करते हैं तो वो लिक्विड है। ब्लड की अगर बात करते हैं तो वो लिक्विड है। ब्लड में पढ़ा था ना आपने कि ब्लड एक तरीके का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ना। टेस्टिस क्या होते हैं प्यारे बच्चे? जो लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो उनका जनन अंग है, वहीं पर दो थैलीनुमा संरचनाएं होती है जिनको कहते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस एक तरीके की ग्रंथियां ही हैं प्यारे बच्चे आपके शरीर में। जब मैं ग्लैंड वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी वहां टेस्टिस के बारे में बताऊंगी। हाँ जी, टेंडन भी इन्हीं में आएगा, अभी पढ़ेंगे टेंडन भी। ठीक है,
तो ये क्या हो गए प्यारे बच्चे, ये हो जाते हैं आप लोगों के कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, ये प्रॉपर्टीज हो जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब अगर हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। कनेक्टिव टिश्यू जो है इनको हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, संयोजी ऊतक की बात करते हैं, संयोजी ऊतक, इनको कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं? तो भाई आ जाओ, इनके 3 पार्ट कौन कौन से मैम? पहले नंबर पर है वास्तविक, पहले नंबर पर है वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक। ठीक है, यानी कि इनको कहा जाता है एक तरीके से, वास्तविक को आप लोग क्या बोल सकते हो हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू इनको बोल सकते हो, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन से होते हैं? तो दूसरे नंबर पर होते हैं कंकाल ऊतक, कंकाल ऊतक। दूसरे नंबर पर है स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, दूसरे नंबर पर है स्केलेटल टिश्यू, कंकाल ऊतक। और तीसरे नंबर की बात करें तो फ्लूइड, तीसरे नंबर की बात करते हैं तो फ्लूइड टिश्यू, यानी कि इनको कहा जाता है तरल ऊतक, तरल ऊतक या तरल संयोजी ऊतक। तो ये तीनों के तीनों किसके भाग होते हैं? संयोजी ऊतक के भाग होते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों किसके भाग हैं? संयोजी ऊतक के भाग हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं वास्तविक या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसके भी कुछ पार्ट हैं प्यारे बच्चे, इसके भी कुछ पार्ट हैं, ये भी कुछ पार्ट्स में बटे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को कभी भी पूछे कि एरियोलर, एरोलर जो टिश्यू होते हैं ये किसका भाग है? तो एरियोलर टिश्यू जो होते हैं ये किसका भाग होते हैं? वास्तविक संयोजी ऊतक का भाग है एरियोलर। ठीक है, अब ये जो एरियोलर है ना, इनके बारे में क्या पढ़ना है आप लोगों को? एरियोलर के बारे में भी कई बार प्रश्न आ जाता है। तो इसके अंदर आपको कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जैसे मास्ट सेल, मैक्रोफेजिस कोशिकाएं, फिब्रिलोब्लास्ट सेल, ये देखने को मिलती हैं। अभी लिखवाऊंगी, तो पूरा एक चार्ट बना लो कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि कल आपको वहां जगह कम पड़ गई थी, इसीलिए मैं चार्ट नहीं बना पाई थी। एरियोलर हो गए प्यारे बच्चे। दूसरे नंबर पर हो जाते हैं एडिपोज्ड, एडिपोज हो गए, जिसको बोलते हैं वसीय ऊतक। तो वसीय ऊतक भी इन्हीं का पार्ट होते हैं। तीसरे नंबर पर होते हैं वाइट टिश्यू, वाइट टिश्यू भी इन्हीं का पार्ट है भाई, वाइट टिश्यू जिसको बोलते हैं सफेद ऊतक, सफेद ऊतक भी इन्हीं का भाग होते हैं बेसिकली। ठीक है, और आप बता सकते हो कि टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, जो अभी अभी आप बात कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मैम टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं ये किस किस का भाग होते हैं, आप बताकर चल सकते हो कि टेंडन और लिगामेंट भी इन्हीं का भाग होते हैं। तो लिख लीजिएगा भाई, टेंडन, टेंडन हो गया प्यारे बच्चे, जिसको हम कंडरा बोलते हैं हिंदी में, कंडरा। और थोड़ा सा छोटा और कर रही हूँ, लास्ट में लिख रही हूँ लिगामेंट। तो लिगामेंट भी इन्हीं का भाग होते हैं, लिगामेंट जिसको बोलते हैं स्नायु, तो ये भी इन्हीं का भाग है। तो आपको दिखाई तो दे रहा होगा, देखो फिर से सुनो एक बार, मैं समझाती हूँ भाई। कनेक्टिव टिश्यू को 4 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो प्रॉपर है अभी उसी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर जो है इसके ये 4 या 5 टाइप हो जाते हैं, आई थिंक 5 हैं टोटल। तो आप बताओगे एरियोलर किसका भाग है? प्रॉपर का। आपको पूछ ले एडिपोज किसका भाग है? प्रॉपर का। आपको पूछ ले कि ये जो वाइट टिश्यू है ये किसका भाग है? एरियोल, इन्हीं का, प्रॉपर का। और टेंडन और लिगामेंट भी इसी का पार्ट होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये 5 होते हैं प्यारे बच्चे, समझ में आ गई बात? क्लियर? आ जाओ। अब अगर हम स्केलेटल टिश्यू की बात करते हैं तो इसके अंदर पढ़ोगे 2 चीजें। कौन कौन सी? एक तो आपकी बोन्स आती हैं बेटा, हड्डियां, हड्डियां इसी का भाग है। हड्डियां किस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं? आप बताना। कंकाल कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं हड्डियां। और दूसरा कंकाल टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाती है कार्टिलेज, कार्टिलेज जिसको कहते हैं उपास्थि, जिसको कहा जाता है उपास्थि। ठीक है, तो ये हो जाता है उपास्थि। ठीक, तो ये 2 कार्टिलेज और बोन जो हैं ये दोनों कंकाल कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होते हैं, कंकाल संयोजी ऊतक का भाग। फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड में आता है ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है रुधिर।
तो रुधिर हो जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट। यहाँ ब्रैकेट में आप लिम्फ भी लिख सकते हो, लिम्फ, ठीक है, लिम्फ नोड, लिम्फ, ये भी लिख सकते हो ब्रैकेट में। समझ में आ गई बात? तो बताओ अब कोई दिक्कत? तो ये चार्ट कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू का। अब एक एक करके इनके बारे में या इन सब के बारे में एक एक को दो दो पॉइंट आपको पूछा जाएगा। तो आ जाओ बात करते हैं सबसे पहले एरियोलर की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरियोलर की। एरियोलर टिश्यू जो होते हैं, एरियोलर, एरियोलर जो ऊतक हैं प्यारे बच्चे, इनके बारे में क्या बात करनी है? इनके भी कुछ पार्ट है इनके अंदर, या इनके अंदर पार्ट ना बोलकर 3 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। एरियोलर के अंदर आपको देखने को मिलती है फिब्रोब्लास्ट, फेब्रोब्लास्ट सेल। इनके अंदर देखने को मिलती है तुम्हें फेब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट कोशिका पूछेगा कि फाइब्रोब्लास्ट कोशिका कौन से ऊतकों के अंदर मिलती है, तो आप कहेंगे संयोजी ऊतकों में। और संयोजी ऊतक के भी किस भाग में पूछ ले तो बताना एरियोलर के अंदर। तो एरियोलर जो टिश्यू होते हैं इनके अंदर पाई जाती हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करती हैं, तो आपकी त्वचा के अंदर इलास्टिन नाम की एक प्रोटीन होती है। इलास्टिन प्रोटीन हमारी त्वचा में क्या होती है? इलास्टिन प्रोटीन होती है बेटा, इलास्टिन प्रोटीन, उसका निर्माण करती हैं। और आपको पता है आपकी त्वचा में कोलेजन होता है, ठीक है, तो इलास्टिन प्रोटीन और कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, तो इलास्टिन प्रोटीन हो गई और कोलेजन प्रोटीन हो गई। कोलेजन प्रोटीन इनका निर्माण करती हैं ये प्यारे बच्चे। तो कभी भी पूछेगा कि हमारी त्वचा में इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन होती हैं, ये प्रोटीन किस प्रकार के ऊतक से निकलती है, तो आप कहेंगे एरियोलर टिश्यू जो है इनको ये निकालते हैं। और कौन सी कोशिकाएं, तो कोशिकाओं का नाम है फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। अब ये जो आप लोगों की इलास्टिन या कोलेजन होती है ना, ये आपकी त्वचा में क्या लेकर आती हैं? आपकी त्वचा को चमकदार और झुर्रियों, जो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि भाई जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी त्वचा पर झुर्रियां पड़ती चली जाती हैं। तो बूढ़े लोगों में झुर्रियां क्यों आ जाती हैं त्वचा पर? क्योंकि हमारी त्वचा के अंदर जो इलास्टिन और कोलेजन है, ये प्रोटीन कम होती जाती है, जिससे कि हमारी त्वचा झुर्रीदार हो जाती है। तो एक तरीके से ये दोनों हमारी त्वचा को झुर्रियों से बचाने का काम करती हैं, ठीक है, एंटी एजिंग का काम करती हैं ये। तो आप जब बूढ़े होते हो तो झुर्रियां इसीलिए हो जाती हैं, जिससे कि जब ये कम हो जाते हैं हमारे शरीर में, ठीक। आ जाओ, अगला है प्यारे बच्चे मास्ट सेल। अगला है इनका टाइप मास्ट सेल, या अगली कोशिका इनके अंदर पाई जाती है मास्ट कोशिका। बेटा ये मास्ट कोशिका कहाँ होती है? हमारे यकृत में होती है। कहाँ पाई जाती है? यकृत में। पूछा जाता है कि भाई मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो हमारे लीवर में होती हैं जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं। और मैम ये मास्ट कोशिकाएं क्या काम करती हैं? तो भाई ये मास्ट कोशिकाएं भी कुछ प्रोटीन बनाती हैं। जैसे आपको पूछ ले हिपेरिन, मैंने आपको पढ़ाया था, हमारे खून के अंदर पाया जाता है हिपेरिन, जो कि खून को धमनियों और शिराओं में जमने से बचाता है ना। और वो कौन बनाता है? लीवर बनाता है। पढ़ाया था ना, हिपेरिन लीवर बनाता है। तो ये मास्ट कोशिकाएं लीवर में होती हैं और लीवर बनाता है फिर हेपेरिन। तो हेपेरिन को बनाने का काम यही करती हैं, आपको पूछ लेगा पेपर के अंदर, ठीक है। आप बताओगे प्यारे बच्चे कि हेपेरिन के बाद क्या होता है? हिस्टामीन, याद रखना एक और नाम, हिस्टामीन। आप पूछोगे मैम हिस्टामीन क्या है, तो हिस्टामीन एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करती है? हिस्टामीन, ये हिस्टामीन प्रोटीन जो है ये आपके शरीर में एलर्जी के दौरान काम करती है। भाई अगर किसी के शरीर में एलर्जी है तो हिस्टामीन प्रोटीन वहां पर काम करेगी। एलर्जी से मतलब एलर्जी अगर किसी के शरीर में है तो उसके शरीर में हिस्टामीन प्रोटीन की अमाउंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे छींक आती है, धूल मिट्टी से एलर्जी है, कुछ भी एलर्जी है, तो हिस्टामीन हमारे शरीर में प्रोटीन है, ये भी यकृत बना रहा है और ये एलर्जेटिक फंक्शन का काम करती है, एलर्जी के दौरान काम करती है। तो आप लिख सकते हो नीचे एलर्जी, तो ये क्या करती है? एलर्जी
से संबंधित हैं। आप एलर्जी लिख लो ब्रैकेट में, समझ जाओगे। आगे है प्यारे बच्चे सीराटोनिन। सेराटोनिन क्या है? तो ये एक तरीके का केमिकल है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है? एक तरीके का रसायन है, ठीक है। ये एक तरीके का केमिकल है, एक तरीके का रसायन होता है। तो सेरोटोनिन जो होता है ये भी एक तरीके का, सेरोटोनिन ये भी एक तरीके का केमिकल है, जो कि किससे निकलता है? मास्ट कोशिकाओं से निकलता है। तो ये तीन चीजें कभी भी पूछे कि हमारे बॉडी के अंदर कौन से ऊतक हैं जो हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन नामक पदार्थों को निकालते हैं, तो बताओगे एरियोलर टिश्यू। और एरियोलर टिश्यू में भी कौन सी कोशिकाएं हैं जो ये काम करती हैं, तो आप बताओगे मास्ट सेल, ठीक है। आगे आ जाओ, तीसरा इनके अंदर जो आपको पूछेगा, तीसरा है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज तीसरा है मैक्रोफेज सेल। इनको बोलते हैं बेसिकली भक्षी कोशिकाएं। भक्षी कोशिका ये क्या काम करती हैं? तो आपके शरीर के अंदर कोई भी अगर बैक्टीरिया जाता है आपके शरीर के अंदर, अगर कोई भी ऐसी चीज जाती है जो आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो उसको खाती हैं ये। तो ये भक्षी कोशिकाएं हैं, ये जीवाणु का भक्षण करती है, जीवाणु का भक्षण करती हैं बेटा, यानी कि जीवाणु को खाती हैं ये। मैक्रोफेज, मैक्रो का मतलब छोटे मॉलिक्यूल, फेज मतलब खाना। तो आपके शरीर में जो भी बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म पदार्थ जा रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उसको खाती हैं ये। तो जीवाणु का भक्षण करती हैं, ठीक है। तो लिखोगे एक तरीके से लिख सकते हो, मैक्रोफेजिंग का काम करती हैं। तो मैक्रोफेज यही होता है प्यारे बच्चे। मैक्रोफेज इनका नाम बताया ना, मैक्रो मतलब सूक्ष्म, फेज मतलब खाना। तो ये मैक्रोफेजिंग का काम करती है, जीवाणु का भक्षण करने वाली कोशिकाएं हैं। ये भी पेपर में आता है, ठीक है, ठीक है। ये भी पेपर में आता है कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं हैं जो जीवाणु भक्षण का काम करती हैं। तो आप बताना मैक्रोफेज सेल, ठीक। समझ में आ गई बात? अब बताओ मुझे, ये मस्कुलर के पार्ट नहीं है बेटा, ये आप लोगों के सेकंड, भाई आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेकंड मस्कुलर चाह रहे हो तो जरूरी नहीं है सेकंड मस्कुलर ही होगा। 4 टिश्यू पढ़ने हैं, चारों पढ़ाऊंगी। उपकला पढ़ लिया, अब कनेक्टिव पढ़ रहे हैं, अब मस्कुलर पढ़ लेंगे तीसरे नंबर पर। तो ये आपके कनेक्टिव टिश्यू चल रहे हैं अभी। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने किसकी बात कर ली? एरियोलर की बात कर ली है। आ जाओ आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चे किसकी? एरियोलर के बाद आते हैं एडिपोज टिश्यू। तो भाई जो आप लोगों के वास्तविक ऊतक हैं, इसका पहला भाग पढ़ लिया, दूसरा भाग है एडिपोज। एडिपोज्ड टिश्यू ये क्या है मैडम जी? तो प्यारे बच्चे एडिपोज टिश्यू को बोलते हैं वसीय ऊतक। वसीय ऊतक ये आपके शरीर में वसा का जमाव करते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो वसा का जमाव करते हैं, वसा का जमाव करते हैं। भाई जो आप घी खाते हो, जो आप तेल खाते हो, जो आप जितनी भी चिकनाई वाली चीजें खाते हो, वो आपके शरीर में जाती हैं और आपके शरीर के अंदर यही वाले टिश्यू हैं जहां जाकर वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आपके शरीर में जो वसा जमती जाती है ना जाकर, वो इन्हीं प्रकार के टिश्यू में जमती है, एडिपोज टिश्यू में। तो आपको पूछा जाता है ये कौन से टिश्यू हैं जो फैट स्टोरेज करते हैं? तो ये करते हैं फैट स्टोरेज, ठीक है। तो ये टिश्यू फैट स्टोरेज करते हैं। भाई आगे बात करें तो ये टिश्यू जो है शरीर का तापमान बनाने में भी हेल्प करते हैं, शरीर का तापमान संतुलित करते हैं, शरीर का तापमान संतुलित करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये शरीर का तापमान भी संतुलित करते हैं। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं। ठंडों में आपको गर्म रखने का काम करती है वसा की जो परत है आपके शरीर पर या दूसरे जंतुओं में। तो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं। तो कौन से ऊतक हैं जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं? तो बताएंगे एडिपोज टिश्यू। कौन से टिश्यू हैं जो वसा का जमाव करते हैं? तो बताएंगे एडिपोज टिश्यू। समझ में आई बात? आगे बात कर रहे हैं भाई, आओ। ये जो टिश्यू है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। ये टिश्यू त्वचा के नीचे उपस्थित होते हैं, त्वचा के नीचे व किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, गुर्दों के ऊपर, आपकी जो किडनी है ना उनके ऊपर।
गुर्दों के ऊपर उपस्थित। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे त्वचा के नीचे और गुर्दों के ऊपर पाए जाते हैं। तो बताना बिलो टू स्किन, आपकी स्किन के नीचे होते हैं बेटा ये, ठीक। एंड अबव टू किडनी, और किडनी के ऊपर होते हैं। तो ये टिश्यू कहाँ पर पाए जाएंगे, त्वचा के नीचे, त्वचा जो है इसके नीचे, और प्यारे बच्चे किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। इनके बारे में ये 3-4 पॉइंट जो आपको याद करने हैं। बताओ। नहीं बेटा मैं गई नहीं, क्योंकि अब जो वो होता है ना, वो पत्ते वगैरह जो होते हैं, जो तेहरावी होती है, वो फ्राइडे में है, तो मैं फ्राइडे में ही जाऊंगी बेटा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू सॉलिड एंड लिक्विड में क्यों नहीं आते बेटा, एपिथेलियल टिश्यू का सॉलिड तो है ही आपकी स्किन वगैरह, लिक्विड क्या बनाओगे फिर उसका, ये बताओ। एपिथेलियल टिश्यू का लिक्विड पार्ट बना ही नहीं सकते आप, लिक्विड तो केवल ब्लड है, और ब्लड कनेक्टिव का पार्ट होता है। चलो आओ आगे बात करते हैं। एडिपोज भी हो गया। एडिपोज के बाद आते हैं आप लोगों के कौन से टिश्यू प्यारे बच्चे, वाइट टिश्यू। अगली बार वाइट टिश्यू, तो जो वाइट टिश्यू होते हैं, सफेद ऊतक जिसको आप बोलते हो, सफेद ऊतक। तो जो सफेद ऊतक है ना आपके शरीर में, ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों का जो स्कल है, आपका जो ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर मिलते हैं ये। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, स्कल बोन के अंदर मिलते हैं, स्कल फ्लूइड में मिलते हैं बेटा, ठीक है। स्कल फ्लूइड, आप बोल सकते हो कपाल तरल में मिलते हैं, कपाल तरल। आपका जो ब्रेन है ना, आपका ब्रेन जो होता है, मान लो ये आपका सर है, और ये अंदर आपका ब्रेन है, ये आपके ब्रेन के आसपास एक वाइट लिक्विड भरा हुआ होता है, ऐसे ऐसे। तो आपके ब्रेन के आसपास जो लिक्विड सा है, वो यही वाले टिश्यू होते हैं, वाइट टिश्यू, ठीक है। तो ये वाइट टिश्यू आपके कपाल में पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ें। चलो अगला क्या है भाई, तो ये तीसरे थे। अगर हम चौथे की बात करते हैं तो फोर्थ कौन सा है, फोर्थ है प्यारे बच्चे, आप बताकर चलोगे टेंडन। फोर्थ है टेंडन, यानी कि जिसको हम कंडरा के नाम से जानते हैं। मैम ये कैसे टिश्यू है हमारे शरीर के, तो ये ऐसे टिश्यू हैं जो आपके शरीर में मसल से मसल को जोड़ते हैं। तो ये पेशी से पेशी को जोड़ते हैं। तो पेपर में आता है कि पेशी से पेशी को जोड़ने वाले ऊतक कौन से होते हैं, इनका काम होता है पेशी को पेशी से जोड़ना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जॉइंट मसल टू मसल, जॉइंट मसल टू मसल। आपके शरीर में जो आपकी मसल्स हैं, उनको आपकी मसल्स से जोड़ने का काम करते हैं। एक मांसपेशी दूसरी मांसपेशी से जुड़ी हुई होती है टेंडन के द्वारा, टेंडन के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम कटरा। पांचवें नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो अब आएंगे लिगामेंट। पांचवें नंबर की अगर बात करते हैं तो अब आएंगे लिगामेंट। क्या आएंगे प्यारे बच्चे, लिगामेंट। और लिगामेंट जो होते हैं इनको हिंदी में कहा जाता है स्नायु। क्या कहा जाता है, स्नायु, लिगामेंट, ठीक है। अब ये जो लिगामेंट है ये क्या काम करते हैं, तो लिगामेंट जो होते हैं ये आपके शरीर में हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, बोन टू बोन को जोड़ते हैं बेटा। समझ में आ गई बात। यहाँ पे पेशी से पेशी मत लिखना, यहाँ पे लिखना पेशी से हड्डी, हड्डी से पेशी लिखना, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेना। तो टेंडन की बात करेंगे तो ये पेशी से हड्डी को जोड़ते हैं, पेशी से हड्डी को, पेशी से हड्डी को जोड़ना, ठीक है। यहाँ पर मसल टू बोन, ये क्या करते हैं, मसल टू बोन जॉइंट करते हैं, ठीक है। तो मसल से बोन को जॉइंट करते हैं, जॉइंट मसल टू बोन। और ये पे ये हड्डी से हड्डी को जोड़ेंगे, हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, ठीक है। ये करते हैं हड्डी से हड्डी को जोड़ना, हड्डी को जोड़ना, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये काम होता है स्नायु का, यानी लिगामेंट का, ठीक। आगे बढ़े अब हम, बताएं जल्दी से। तो एरियोलर जो थे हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। एरियोलर जो थे हमारे कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल भी लिख दूं बेटा, ये एग्जाम्पल ही तो हैं सारे,
ये सारे एग्जाम्पल ही तो है एरियोलर के, जो हम एरियोलर टिश्यू पढ़ रहे हैं। ये जो एरियोलर टिश्यू हमने पढ़ लिए थे, जो ये मैंने आपको बताया इनके एग्जाम्पल, ये फिब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल, मैक्रोफेजिस सेल, ये सब एरियोलर का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हमने बात करी अगले टिश्यू की, एडिपोज। एडिपोज टिश्यू कहाँ होते हैं? त्वचा के नीचे। तो त्वचा के नीचे जो परत है वो इनका एग्जाम्पल ये बेसिकली, और गुर्दों के ऊपर। फिर बेटा वाइट टिश्यू, वाइट टिश्यू हमारे ब्रेन के अंदर है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्कल फ्लूइड, यानी हमारे कपाल का जो तरल होता है। टेंडन की बात करते हैं तो पेशी से हड्डी को जोड़ते हैं। पेशी से हड्डी या टेंडन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? घुटने में। तो घुटना दोनों का ही एग्जाम्पल है। घुटना, आपका घुटना जो है वहां पर ऊपर से देखोगे घुटने को ऐसे मुड़ता है सामने से, तो हड्डी से हड्डी जुड़ रही है। और पीछे की तरफ से घुटने को मोड़ते हो, मतलब पीछे की तरफ से देखो तो ऊपर से एक हड्डी नीचे मांसपेशी से जुड़ रही है। तो टेंडन और लिगामेंट दोनों के ही एग्जाम्पल आप नी बता सकते हो, घुटना बता सकते हो। अगर कभी भी पूछे कि हमारे शरीर में कंडरा और स्नायु का एग्जाम्पल बताओ, तो घुटना हो सकता है दोनों का। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है भाई, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब चलेंगे आगे की तरफ। तो एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं। हमने ये सारे टिश्यू पढ़ लिए हैं। आ जाओ बात करते हैं कंकाल टिश्यू की। कंकाल में हड्डी और कार्टिलेज। भाई हड्डियों को मैं तुम्हें पूरा पढ़ा चुकी हूँ। स्केलेटल सिस्टम करा था ना, कंकाल तंत्र, वहां हमने हड्डी भी पढ़ ली थी, और वहां मैंने आपको कार्टिलेज के भी एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है, कार्टिलेज के बारे में एक पॉइंट यहीं पर लिख लेना, या यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट और लिखवा देती हूँ दोनों के बारे में, कि भाई आपको कभी भी पूछेगा कि कौन सी कोशिकाएं हैं हमारे अंदर जिनसे हड्डियों का निर्माण होता है। अगर हम कंकाल ऊतक की बात करते हैं, कंकाल ऊतक की अगर हम बात करते हैं, स्केलेटन, स्केलेटन टिश्यू की अगर हम लोग बात करते हैं, तो स्केलेटल टिश्यू में आती हैं हड्डियां। क्या आती हैं बेटा? हड्डियां, बोन्स का एग्जाम्पल है हड्डियां। अब हड्डियां जो है ना, ये कौन सी कोशिकाओं से बनती हैं? तो हड्डियों को बनाती है ओस्टियोब्लास्ट सेल, ओस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक है, हड्डियों का जो निर्माण होता है वो ओस्टियोब्लास्ट सेल से होता है। ओस्टियोब्लास्ट कोशिका, ओस्टियोब्लास्ट कोशिका। तो हड्डी का निर्माण कौन करता है? ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं हड्डियों में। इन्हीं से हड्डियां बनती हैं बेटा। ओस्टियोब्लास्ट सेल या ओस्टियोसेल भी बोलते हैं, या इनका एक और नाम है, इनको ओस्टियोसाइट भी बोलते हैं। ओस्टियोसाइट, इनको ओस्टियोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, पूरा लिख लो ठीक से, ओस्टियोसाइट, इनको हम ओस्टियोसाइट भी बोलते हैं, ओस्टियोसाइट। तो हड्डियों का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? आप बताएंगे ओस्टियोब्लास्ट सेल से या ओस्टियोसाइट सेल से। ठीक है, हड्डियों के बारे में आप पूरी कहानी पढ़ चुके हो। वैसे ही कार्टिलेज पूछ ले, भाई मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम पूरा करा दिया है। कार्टिलेज होता है उपास्थि। तो जो उपास्थि है, इसका भी निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? आप बताओगे कोंड्रोसाइट सेल होती हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आप लोग क्या बताकर चलोगे? कोंड्रोसाइट सेल। लिख लो कोंड्रोसाइट। ठीक है, कोंड्रोसाइट सेल होती हैं, कोंड्रोसाइट, कोंड्रोसाइट कोशिका ये बनाती हैं कार्टिलेज को। कोंड्रोसाइट सेल, कोंड्रोसाइट कोशिका ये निर्माण करती हैं उपास्थि का। तो पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सी कोशिकाएं उपास्थि से संबंधित है, विच सेल्स आर रिलेटेड टू कार्टिलेज, तो बताना कोंड्रोसाइट। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि कौन सी कोशिकाएं हड्डियों से संबंधित हैं, तो बताना ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट। ठीक है, ये आपको मेन यहाँ से याद करना है। बाकी आप हड्डियों के बारे में भी पूरा पढ़ चुके हो। ठीक, और कार्टिलेज के बारे में भी वहां पर मैंने आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता दिए। ठीक है भाई, आगे बात कर रही हूँ अब मैं। मैम 100 साल के होने वाले लोगों के दांत दोबारा क्यों आ जाते हैं?
भैया मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि 100 साल के लोगों के दांत दोबारा से आ जाते हैं। मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया है। उपास्थि पूरा नहीं पढ़ाया था। उपास्थि से बेटा कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं है। उपास्थि कहाँ कहाँ होती है? तो आप लोगों की नाक की टिप, जो आपकी नाक का आगे वाला पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ नोज, पॉइंट ऑफ नोज नाक की टिप में होती है। आपके कान हैं प्यारे बच्चे, बाह्य कान, ये बताया था मैंने आपको, बाह्य कान, आउटर ईयर, ठीक है। आपके ये जो बाह्य कान है ये कार्टिलेज के बने हुए हैं, ठीक है। और आपकी जो ट्रैकिया है, आप लोगों की श्वसन नलिका के अंदर जो छल्ले हैं, श्वसन नलिका में जो छल्ले हैं, श्वसन नलिका के छल्ले, ये बने होते हैं कार्टिलेज के, रिंग ऑफ ट्रैकिया बोलते हैं जिसको, रिंग ऑफ ट्रैकिया। तो ये चीजें पूछी जाती है सिर्फ उपास्थि से, कार्टिलेज से। और कार्टिलेज हड्डी और त्वचा के बीच का पदार्थ है। हड्डी से तो कोमल होगा और त्वचा से थोड़ा टफ होगा। जैसे ये वाले कान, ये बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है जैसे हड्डी है, उतने ज्यादा टाइट भी नहीं है, लेकिन उतने ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है जितनी ज्यादा आपकी स्किन है। स्किन से तो थोड़े टाइट है ये, लेकिन हड्डी से थोड़े कोमल है। तो यही है उपास्थि प्यारे बच्चे। तो उपास्थि कौन सी कोशिकाओं से बनती है? आप बताओगे कॉन्ड्रोसाइट सेल से। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो आप बताओगे नाक की ये टिप, ये वाली, ये वाला जो हिस्सा है जो मटक रहा है नाक का हिस्सा, ये हो गया, बाह्य कान हो गए, और श्वसन नलिका के छल्ले हो गए। ठीक है, ठीक भाई, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हमने बात करनी है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की। तो प्यारे बच्चे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का भाग है ब्लड, और ब्लड पूरा टॉपिक आप लोग कर चुके हो। ब्लड आप पढ़ चुके हो ना अच्छे से पूरा, तो बस ब्लड में अब कुछ नहीं पढ़ना। तो इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ बात करते हैं हम लोग किसकी? अब बात करेंगे मस्क्यूलर टिश्यू की। तो प्यारे बच्चे आ जाओ, तीसरे प्रकार के टिश्यू हैं मस्क्यूलर टिश्यू। अब बात करेंगे पेशी ऊतक की, ठीक है, पेशी ऊतक। अब बात करेंगे मस्क्यूलर टिश्यू की। मस्क्यूलर टिश्यू जो आपके शरीर के ऐसे ऊतक हैं बेटा जो आपकी मसल्स बनाते हैं बेसिकली। और मस्क्यूलर टिश्यू भी मैंने आपको कराया है टॉपिक, उसमें आपने पढ़ा था कि मसल्स के अध्ययन को हम लोग मायोलॉजी कहते हैं। सार्कोमियर जो होता है मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई है। तो मस्क्यूलर सिस्टम में ये सारी चीजें मैंने आपको कराई थी। अभी हम बात करते हैं कि मस्क्यूलर टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये टाइप्स भी मैंने पढ़ा दिए थे आई थिंक आप लोगों को। मस्क्यूलर टिश्यू होते हैं भैया 2 प्रकार के, मतलब 3 प्रकार के। कौन कौन से आपने पढ़ रखे हैं? रेखित, जिसको हम लोग बोलते हैं वोलेंट्री, वोलेंट्री के नाम से भी इनको कहा जाता है। भैया अरेखित, ये भी आपको मैंने पढ़ाए थे। अरेखित हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। इनवोलेंट्री इनको हम लोग बोलते हैं, इनवोलेंट्री, ठीक है। और भैया हृदय, हृदय यानी कि कार्डिक, कार्डिक मसल। तो ये आपने सब पढ़ रखे हैं, पढ़े थे ना? हाँ, तो मस्कुलर टिश्यू में ये भी हमने पढ़ ली थी सारी चीजें कि भाई हृदय, हृदय दोनों का एग्जाम्पल है। हृदय की संरचना तो रेखित के जैसी होती है, हृदय का कार्य अरेखित के जैसा होता है। तो मस्कुलर सिस्टम में मैंने सब आपको पढ़ाए थे। अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे 4th टाइप के टिश्यू की भाई, जो है आपके तंत्रिका ऊतक। ये अब बात करते हैं तंत्रिका ऊतक की। तो भाई आ जाओ, इसके बाद बात करेंगे नर्वस टिश्यू। तो भाई नर्वस टिश्यू जो होते हैं, इनकी अगर हम बात करेंगे, तंत्रिका ऊतक की अगर हम बात करेंगे, तंत्रिका ऊतक, इनके कोई बेसिकली टाइप तो होते नहीं है, लेकिन इनके बारे में क्या लिखना है कि ये ऐसे ऊतक हैं प्यारे बच्चे जो आपके मस्तिष्क के संदेशों को हमारी पूरी बॉडी में फैलाते हैं। तो ये इनका काम क्या होता है? मस्तिष्क से आए संदेशों को, इनका काम है मस्तिष्क से आए संदेशों को, मस्तिष्क से आए संदेशों को परिवहन करते हैं, संदेशों का परिवहन, ठीक है, परिवहन करते हैं। तो भाई आपके शरीर में आपका ब्रेन जो आपको मैसेज भेज रहा है, फॉर एग्जाम्पल
मेरे हाथ में सुई चुभ गई, मुझे सुई चुभी तो मुझे चुभन पैदा हुई, दर्द हुआ मुझे। तो ये दर्द वाला सिग्नल जो मेरी पूरी बॉडी में पहुंच रहा है या मेरे ब्रेन तक पहुंच रहा है, तो इन्हीं के द्वारा पहुंच रहा है, तंत्रिका ऊतक के द्वारा। अब मैं बोल रही हूँ तो मेरे दिमाग में आई पहले वो बात कि मुझे ये बोलना है अब। तो ये जो रिएक्शन साथ के साथ हम करते चलते हैं, ये सब हमारा ब्रेन कर रहा है, और ब्रेन के अंदर कौन कर रहे हैं? तंत्रिका ऊतक। तो हमारा ब्रेन जो हमें कमांड देता है वही हम करते हैं। तो हमारा ब्रेन जो हमें कमांड दे रहा है, वो कमांड हमारे शरीर के अंगों तक कैसे पहुंच रही है? इन्हीं के द्वारा, तंत्रिका ऊतक के द्वारा। तो मस्तिष्क से आए संदेशों का परिवहन करते हैं। लिख सकते हो ट्रांसफर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेजेस, मैसेजेस केम आउट फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, तो हमारे ब्रेन से जो मैसेज आते हैं ना, उनको ट्रांसपोर्टेशन, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं तंत्रिका ऊतक। आगे बात करेंगे कि तंत्रिका ऊतक जो है बेटा, इनकी पुनः जनन क्षमता सबसे कम है। अगर हम चारों प्रकार के ऊतकों में बात करते हैं, तो उपकला ऊतक की पुनः जनन क्षमता सबसे ज्यादा थी, इनकी सबसे कम है। ठीक है, इनकी पुनः जनन क्षमता, इनकी पुनः जनन क्षमता, पुनः जनन क्षमता सबसे कम है बेटा। ठीक है, इनकी पुनः जनन क्षमता सबसे कम है। क्लियर? तो लेस रीजनरेशन पावर है इनकी, लेस रीजनरेशन पावर। क्योंकि प्यारे बच्चे, अगर ये एक बार डैमेज हो गए ना, तो दोबारा से रिपेयर नहीं होंगे। आपका दिमाग जब भी आपके ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी होती है, लकवा मार जाए या कोई भी बीमारी, तो वो कंप्लीटली पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती, क्योंकि ये ऐसे टिश्यू हैं जो इनकी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती बेटा। तो लिख लीजिएगा, इनकी कोशिका विभाजन नहीं करती है, कोशिका विभाजन नहीं करती है। अब कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, तो कोशिका, नई कोशिकाएं भी नहीं बन रही है, नई कोशिका नहीं बन रही है तो नए टिश्यू भी नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ विभाजन नहीं हो रहा, कोशिका विभाजन नहीं करती। ठीक है, तो ये ऐसे टिश्यू हैं जिनकी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती है। सेल डिवीजन नहीं होता है यहाँ पर, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है, डज नॉट टेक प्लेस। लिख सकते हो, तो यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता प्यारे बच्चे। तो ये प्रश्न आता है कि हमारे शरीर के कौन से ऊतक है जहाँ की कोशिका विभाजन नहीं करती है? आप बताना, तंत्रिका ऊतक, या मस्तिष्क ऊतक भी कहते हैं इनको, ब्रेन के ऊतक भी कहते हैं। भाई यहाँ की कोशिकाएं विभाजन नहीं कर रही हैं, इसीलिए नई कोशिकाएं नहीं बन रही हैं, नई कोशिकाएं नहीं बन रही और पुरानी वाली डैमेज हो गई। तो फिर कैसे रिपेयर होगा भाई? नहीं हो पाते फिर ऑर्गन रिपेयर। ठीक है, तो याद रखोगे ये वाली बात। अच्छा, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनके बारे में और क्या बात की जा सकती है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, इनका जो एग्जाम्पल अगर हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल है न्यूरॉन, इनका एग्जाम्पल है न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं तंत्रिका, इनका एग्जाम्पल है तंत्रिका। मैम एक तंत्रिका कैसी दिखती है? तो प्यारे बच्चे देखो, ऐसी दिखती है एक तंत्रिका। अगर हम एक तंत्रिका की बात करते हैं, तो एक न्यूरॉन का डायग्राम ऐसा दिखता है, और ये न्यूरॉन का डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये आपको पेपर में आ सकता है। ये न्यूरॉन है प्यारे बच्चे, ऐसा, ऐसे हमारे शरीर में हजारों न्यूरॉन है बेटा, जो मस्तिष्क से आए संदेशों को आपके शरीर तक पहुंचाते हैं। देखो एक तरीके से ये ब्रेन है तुम्हारा, ये ब्रेन है, ब्रेन से देखो ऐसे निकले हुए हैं न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? आपके शरीर के अंदर जो सिग्नल है उनको लेकर जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, देखो इस फोटो को देखना, ये वीडियो ना हो। देखो ये है पूरा का पूरा एक न्यूरॉन। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक क्या है? न्यूरॉन। ऐसा दिखता है बेटा न्यूरॉन, ऐसी होती है न्यूरॉन की संरचना। अब इसमें ना देखो, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं। पहला भाग है डेंड्रॉइड्स, डेंड्रॉइड्स पूछा जाता है, डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स किससे संबंधित संरचना है? आप कहोगे न्यूरॉन से। कौन से हैं डेंड्रॉइड? ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये जो पेड़ पेड़ से दिख रहे हैं, ये हैं डेंड्रॉइड। ठीक है, ये हैं डेंड्रॉइड्स।
ठीक। अब ये जो बीच में दिख रहा है तुम्हें, जिसको मैं बना रही हूँ पिंक, ये जामुनी कलर से, ये जो तुम्हें पूरा एरिया दिख रहा है, ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी ये भी पूछा जाता है, सेल बॉडी ये भी एक न्यूरॉन के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अब ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है एक्सोन। ये भी बहुत आता है एक्सोन कि न्यूरॉन से संबंधित संरचना कौन कौन सी है। तो डेंड्रोइट है, एक्सोन है, सेल बॉडी है। ठीक है। और प्यारे बच्चे, इसके बाद में ये जो पीछे की तरफ आपको दिख रहे हैं, ये ये होते हैं एक्सोन एंडिंग, यानी एक्सोन टर्मिनल भी बोलते हैं इनको, यानी एक्सोन का अंतिम भाग है ये। एक्सोन अंतिम भाग होता है ये। ठीक है। ये एक्सोन का अंतिम भाग है। तो ऐसे करके आपको ना पूरा एक न्यूरॉन का डायग्राम दे देगा और ऐसे ऐसे लाइन खींच कर दे देगा, आपको वो पार्ट बताने होते हैं। तो ये वाली जो संरचनाएं हैं ये डेंड्रॉइड्स होती हैं बेटा। यही है जो इम्पल्सिस रिसीव करती हैं। जो दिमाग से मैसेज आ रहे हैं वो मैसेज यहीं आते हैं, सबसे पहले यहीं पर रिसीव होते हैं, फिर वो ऐसे आगे को भेजे जाते हैं। तो ये वाली संरचना एक्सोन है। और ये जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये क्या है? ये शिवान सेल इनको कहा जाता है। इनको कहते हैं शिवान सेल, ये जो तुम्हें दिख रही है। ठीक है। और प्यारे बच्चे, ये क्या करते हैं? एक्सोन नर्व ट्रांसमिशन अवे फ्रॉम सेल बॉडी, यहाँ से जो सिग्नल है उनको दूर लेकर जाने का काम करते हैं एक्सोन। ठीक है। तो एक्सोन का काम क्या है? ये सिग्नल को दूर लेकर जा रहे हैं सेल बॉडी से, और डेंड्रोट सेल बॉडी में सिग्नल भेज रहे हैं और ये सिग्नल को सेल बॉडी से दूर लेकर जा रहे हैं। तो कल की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊंगी। ये सिनेप्सिस संरचना बहुत पूछी जाती है। एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगा तो जोड़ने वाली संरचना, या एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगा उनके बीच की संरचना को कहा जाता है सिनेप्सिस। ये भी आता है पेपर में। तो कल मैं आप लोगों को न्यूरॉन की संरचना के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अब टाइम हो चला है। ठीक है। समझ में आई बात? तो चलो भाई, अब धन्यवाद सभी बच्चों का, अब इतना ही रहने देते हैं। ये टॉपिक अब खत्म हो गया। कल मैं आप लोगों को एनिमल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जो है वो शुरू करवाने वाली हूँ। ठीक है। तो वो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो 3-4 दिन आराम से लेकर चला जाएगा और अगले हफ्ते में तुम्हारी जो बायो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। बेटा नेल और हेयर प्रोटीन होते हैं, और कुछ प्रोटीन्स हमारे मरने के बाद भी काम करती हैं, इसीलिए वो बढ़ते रहते हैं।